जब विक्रम की आंखें खुली तो कमरे में हल्का उजाला था। दीवारें, छत, पर्दे, कुछ भी पहचाना हुआ नहीं था। विक्रम झटके से उठ बैठा। तेजी से उसका हाथ सिरहाने की तरफ गया, लेकिन वहां ना पिस्तौल थी ना छुरी। विक्रम ने चौकन्ने होकर इधर उधर देखा तो बेड के एक तरफ दीवार से कुर्सी लगाकर करिश्मा आंखें बंद किए बैठी थी। सिर को दीवार पर टिकाए वो शायद सो रही थी। कमरे का मुआयना करने पर विक्रम को एहसास हुआ कि उन दोनों के अलावा वहां कोई नहीं था। उसकी नजरें फिर से करिश्मा को जा टिकी। वो कुछ अलग लग रही थी। फूलों के प्रिंट की ड्रेस के साथ उसने गले में दुपट्टा डाला हुआ था, लेकिन अलग लगने का सबसे बड़ा कारण था उसके बाल। करिश्मा ने अपने लंबे बाल खोल रखे थे। बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। कमरे में जलते इकलौते लैंप की रोशनी में वो किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसी लग रही थी। तभी करिश्मा की कलाई पर बंधी घड़ी में बीप की आवाज हुई। आवाज सुनते ही करिश्मा तेजी से सीधी होकर बैठ गई। ये उसका अलार्म था। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, वो उठकर विक्रम के पास आई और फिक्रमंद आवाज में पूछा, तुम ठीक हो ना? अच्छे से दिखाई दे रहा है? कोई चक्कर या घबराहट तो नहीं हो रही? बुखार भी है क्या? जवाब का इंतजार किए बिना उसने विक्रम की कलाई पर अपना हाथ रखा और दूसरे ही पर हटा लिया। बुखार तो नहीं है। क्या तुम्हें कुछ भी अलग सा महसूस हो रहा है? उसकी बातों का जवाब दिए बिना विक्रम ने सवाल किया, हम लोग कहाँ हैं? मनीष और कार्तिक हमारे साथ नहीं है क्या? और आप ऐसे? उसने करिश्मा के सिर से पैर तक नजर दौड़ाई। कमरे में उजाला कम था, फिर भी विक्रम को करिश्मा के गालों पर बिखरा लाल रंग नजर आ गया, लेकिन उसकी आवाज सख्त थी। पहले तुम बताओ एजेंट विक्रम, क्या तुम्हें उनके दिए इंजेक्शन का कोई भी असर महसूस हो रहा है? अगर हाँ, तो तुम्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए मेरी बात का सही सही जवाब दो। विक्रम ने इनकार में गर्दन हिलाई। मुझे नहीं लगता उनके इंजेक्शन का मुझ पर कोई फर्क पड़ा है। उस वक्त देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ साफ नजर आ रहा है। सिर्फ एक लैंप की रोशनी में भी मैं आपको अच्छी तरह देख पा रहा हूँ। करिश्मा ने मुड़कर लाइट का बटन दबा दिया। पूरा कमरा रोशनी से भर उठा। एक सेकेंड के लिए विक्रम ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई। ये किसके कपड़े हैं? उसने हैरानी से अपनी रंग बिरंगी शर्ट को देखा। क्या तुम्हें याद नहीं? तुम कार में ही बेहोश हो गए थे। हमारे पास तुम्हारा बैग भी नहीं था। गीले कपड़ों की वजह से तुम्हें बुखार चढ़ने लगा था, तो तुम्हारे कपड़े बदलने पड़े। मनीष और कार्तिक के कपड़े तुम्हें फिट नहीं आते, इसलिए जो मिला उसी से काम चलाना पड़ा, करिश्मा ने बताया। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब मेरे कपड़े आपने? जी नहीं। उसका सवाल पूरा होने से पहले ही करिश्मा ने जल्दी से सफाई दी। मनीष और कार्तिक ने ही तुम्हारे कपड़े बदले हैं। मैं उस वक्त कमरे में नहीं थी। विक्रम ने झेप कर सिर झुका लिया। उसके भोलेपन पर एक बार फिर करिश्मा मुस्कुराने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे पिछले दिन की घटनाएं याद आई तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम मिशन का मतलब जानते हो एजेंट विक्रम? गुस्से में उसने पूछा। विक्रम ने एकदम से उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, यस बॉस। तुम नहीं जानते। जब मेरा ऑर्डर था कि हम उनका सामना नहीं करेंगे तो तुम्हें उनकी बोट पर जाने की क्या जरूरत थी? अगर वो इंजेक्शन सीधे तुम्हारी गर्दन पर लगा होता तो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी, करिश्मा ने कहा। विक्रम जानता था इस बात के लिए उसे जवाब देना पड़ेगा। हम लोग एक खुली जगह पर थे और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। ऐसे में बच के निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने सिर्फ उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए एक कोशिश की थी। मुझे लगा बोर्ड पर मुझे देखकर वो लोग मुझ पर हमला करेंगे तो आप लोग बच के निकल सकते हो। और तुम? करिश्मा ने पूछा। तुम कैसे बचते? या तुम हमें बचाने के लिए मर के महान बनना चाहते थे? एजेंट विक्रम, सीक्रेट ब्यूरो में मरने वालों का कोई नाम नहीं होता। याद नहीं, हम लोग सुसाइड नोट लेकर आए हैं। मैंने महान बनने के लिए ये सब नहीं किया। विक्रम ने बच्चों की तरह सफाई दी। मेरा प्लान तो यही था कि एक बार आप सब लोग बच जाओगे तो मैं पानी में कूद जाऊंगा और फिर चुपचाप तब तक पानी में बैठा रहूंगा जब तक उन लोगों को यकीन नहीं हो जाता कि मैं डूब गया हूँ। करिश्मा ने गुस्से में आंखें तरेड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम बहुत हिम्मत वाले हो, कुछ भी कर सकते हो। हिम्मत अलग बात है, लेकिन हर बेवकूफी को दिलेरी नहीं कहते। जो तुमने किया वो सिर्फ बेवकूफी थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गए, लेकिन आगे से याद रखना, मिशन में अपने लीडर की बात मानना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। फिर से बच्चे की तरह विक्रम ने हाँ में सिर हिला दिया। लंबी सांस लेकर करिश्मा ने घड़ी पर एक बटन दबाया, फिर कहा, हम सब तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे। मैंने मनीष और कार्तिक को बुलाया है। हमें मिशन के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है।
5 मिनट में मनीष और कार्तिक उनके कमरे में थे। विक्रम को ठीक हालत में देखकर उन्होंने भी राहत की सांस ली। करिश्मा ने उन्हें बताना शुरू किया, यह मिशन वैसा नहीं था जैसा हमें बताया गया था। किसी ने धोखे से हमें यहाँ भिजवाया है। कल का हमला इस बात का सबूत है कि उन लोगों को हमारे आने की खबर पहले से थी। वो सभी लोग सिर्फ हम पर हमला करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे। हथियारों की खबर झूठी थी। अब सवाल ये उठता है कि झूठी खबर देने का मकसद क्या था? कौन है जो स्पेशल ब्यूरो की टीम को मारना चाहता है? वैसे तो हमारे दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मिशन के नाम पर हमें यहाँ मरने के लिए भेजने का काम सिर्फ दुश्मन के बस का नहीं है। इसमें किसी अंदर के आदमी का हाथ है, कोई ऐसा जिसकी पहुंच ब्यूरो तक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ब्यूरो में ये गद्दार है कौन। बाकी दोनों तो ये सच जान चुके थे, लेकिन करिश्मा की बात सुनकर विक्रम आश्चर्यचकित रह गया। क्या सचमुच ब्यूरो में कोई ऐसा कर सकता है? लेकिन क्यों? वहाँ तो सभी देश के लिए काम करते हैं, फिर देश की रक्षा करने वाले एजेंट की मौत से उन्हें क्या फायदा होगा? करिश्मा ने विक्रम की तरफ देखा। तुम बहुत भोले हो। तुम्हें लगता है कि बाकी सब भी तुम्हारे जैसे साफ दिल के होंगे, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं होती विक्रम। माना कि ब्यूरो में सबका मकसद सिर्फ देश की रक्षा करना है, लेकिन कभी कभी अच्छाई का मुखौटा पहने कुछ ऐसे दरिंदे भी आ जाते हैं जो झूठा देश प्रेम दिखाकर देश की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। इसलिए अपने रास्ते से हम जैसे लोगों को हटाना उनका पहला कदम होता है। मनीष ने अगला सवाल पूछा। मुझे अब तक उस गद्दार का टारगेट समझ नहीं आया। उसकी दुश्मनी ब्यूरो से है या हम चारों से? लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो हम चारों को एक साथ खत्म करना चाहे, और क्यों? हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं? कार्तिक ने अपनी सोच सबके आगे रखी। जरूरी नहीं दुश्मनी हमसे हो सकता है एक एक करके एजेंट को मारने का उसने ये तरीका अपनाया हो, झूठी खबर देकर मिशन पर भेजने का। हमारी जगह कोई और भी इस मिशन पर आता तो उसके साथ भी यही होता। विक्रम सोच में डूबा हुआ था। सेना में भर्ती होने के बाद से वो जितने भी लोगों से मिला था, सभी में अपने देश के लिए समर्पण और इज्जत की भावना थी। उसे किसी को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनका जज्बा सिर्फ दिखावे का और झूठा था। कार्तिक की बात से सहमत होकर करिश्मा ने कहा, अगर ये दुश्मनी सभी एजेंट से है तो सबकी जान खतरे में है। इसकी खबर हमें जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर में देनी चाहिए। मनीष ने पूछा, क्या आपने अभी तक कोई भी रिपोर्ट बनाई है? करिश्मा ने जवाब दिया, मैंने कल इमरजेंसी बटन दबाकर मदद के लिए गाड़ी बुलाई थी। रमन सर को इतना तो पता है कि कल के मिशन को हमने अबॉर्ट कर दिया क्योंकि जान का खतरा था, लेकिन ब्यूरो के रूल के हिसाब से वो हमें तब तक फोन नहीं करेंगे जब तक मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं करूंगी। इमरजेंसी मैसेज के बाद ये खतरा होता है कि एजेंट दुश्मन के कब्जे में तो नहीं है, इसलिए उसके पास हेडक्वार्टर से कोई संदेश नहीं आता। अब विक्रम ठीक है, इसलिए मुझे रमन सर तक खबर पहुंचा देनी चाहिए। नहीं, विक्रम एकदम से बोल पड़ा, अगर ब्यूरो में किसी ने ये साजिश की है तो वो हमारे बारे में जानने के लिए रमन सर पर नजर रख रहा होगा। इस वक्त उनसे बात करना ठीक नहीं रहेगा। कार्तिक को विक्रम की बात सही लगी। विक्रम का कहना ठीक है, हमने उनके इतने आदमियों को मार दिया, वो लोग बदला लेने के लिए हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर उन्हें हेडक्वार्टर से ही किसी के ऑर्डर मिल रहे हैं तो वो आदमी हमारे बारे में जानने के लिए रमन सर के आसपास या तो खुद रहेगा या किसी और को भेजेगा। कुछ देर सोचकर करिश्मा ने कहा, लेकिन हमें उन्हें आगाह तो करना होगा। मैं पठानिया सर के पर्सनल नंबर पर फोन करके उनसे बात करती हूँ। जब करिश्मा ने अपने भाई को सर कहा तो विक्रम समझ गया कि बाकी दोनों उसके इस रिश्ते के बारे में नहीं जानते। उसने करिश्मा को देखकर धीरे से कहा, अगर हम ये बात अभी हेडक्वार्टर में ना बताएं तो बेहतर होगा। करिश्मा ने उसे समझाने की कोशिश की, किसी को तो मालूम होना चाहिए ना विक्रम। तुम जानते हो मैं पठानिया सर से क्यों बात करना चाहती हूँ। उनसे बात करने में कोई खतरा नहीं है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपने उनसे बात की तो ये बात खुल जाएगी कि हमें असलियत का पता चल गया है। दुश्मन सावधान हो जाएगा। हो सकता है पठानिया सर हमें फौरन वापस आने के लिए कह दें। अगर ऐसा हुआ तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ये गद्दारी किसने की। हम अभी चुप रहें तो उस गद्दार को लगेगा कि वो हम पर दोबारा हमला कर सकता है। अगर उसे पकड़ना है तो हमें ये खेल उसके हिसाब से जारी रखना पड़ेगा। विक्रम ने सबको बताया। आखिरकार करिश्मा ने मान लिया कि अभी वो लोग किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। करिश्मा ने कहा, विक्रम चलने की हालत में है तो हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। उस वक्त सुबह के 4 बजे थे। उन्होंने फैसला किया कि 15 मिनट बाद वो छुप कर होटल छोड़ देंगे। विक्रम की यूनिफॉर्म सूख चुकी थी। उसने कपड़े बदलकर वापस यूनिफॉर्म पहन ली।
करिश्मा ने भी अपनी काली जीन्स और ढीली जैकेट पहन ली। जब मनीष और कार्तिक अपने कमरे में तैयारी कर रहे थे तो विक्रम ने करिश्मा से कहा, आप बहुत अच्छी लग रही थी उन कपड़ों में। इनमें अच्छी नहीं लगती। उसने जोड़ा बनाते हुए आईने से विक्रम की तरफ देखा। लगती है, आप तो हमेशा ही अच्छी लगती हैं, उसने सरलता से जवाब दिया। बाल बांधने के बाद करिश्मा उसकी तरफ मुड़ी। काम के वक्त ऐसे कपड़े चाहिए जिनमें मुझे भागने कूदने या कुछ भी करने में परेशानी ना हो। वो कपड़े होटल में कमरा लेने के लिए पहने थे जिससे मैनेजर को हम पर शक ना हो। हमने कल यहाँ पति पत्नी बन के कमरा बुक कराया था। पत्नी जैसी दिखने के लिए कपड़े बदलने थे। विक्रम ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखें करिश्मा के चेहरे से तब तक नहीं हट पाई जब तक कार्तिक ने दरवाजे पर आकर चलने के लिए नहीं कहा। सुबह का उजाला फैलने से पहले करिश्मा अपनी टीम के साथ होटल के पिछले दरवाजे से निकल गई। सबसे पहले उन्होंने वहां से विक्रम का बैग लिया जहां उसने छुपाया था। सूरज की पहली रोशनी के साथ ही होटल के सामने 2 कारें तेजी से आकर रुकी। उनमें से उतरकर 7-8 लंबे चौड़े लोग होटल के अंदर गए। एक आदमी ने रिसेप्शन पर जोर से हाथ मारकर भारी आवाज में पूछा, मैनेजर कौन है यहाँ का? उगता हुआ मैनेजर हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और डरती हुई नजर उन पर डाली। मैं हूँ मैनेजर, क्या हुआ सर? आदमी ने जेब से विक्रम की तस्वीर निकालकर उसे दिखाई। इसे देखा है कभी? मैनेजर ने आंख को मल के ध्यान से तस्वीर को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हाँ सर, ये आदमी तो हमारे ही होटल में रुका है, कल रात ही आया था। कुछ गड़बड़ है क्या? मैं तो देखते ही समझ गया था। पता नहीं बेहोश था या नशे में था। उसकी बीवी भी साथ थी और दोस्त भी। आदमी ने फिर से रिसेप्शन पर मुक्का मारा और मैनेजर को गुस्से में देखा। तुझसे आकाशवाणी की ताज़ा खबरें सुनने नहीं आए, जल्दी बता किस कमरे में है ये आदमी? मैनेजर घबरा गया। वैसे तो होटल में रहने वालों के बारे में किसी को जानकारी देना गलत था, लेकिन इतने सारे गुंडे जैसे दिखने वाले आदमियों के सामने मैनेजर की ये कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने चुपचाप कमरा नंबर बता दिया। कहीं ये लोग दरवाजा तोड़कर उसका नुकसान न कर दें, इसलिए उसने मास्टर की भी दे दी। कुछ ही देर में ऊपर की मंजिल पर सारे आदमी गुस्से में खड़े थे। दोनों कमरे खुले हुए पर खाली थे। भाग गया साला, एक गुंडे ने कहा, फिर मुड़कर अपने साथी पर गुर्राया। गोवा में अपने जितने भी आदमी हैं, सबके पास ये तस्वीर भेजो और इसे ढूंढने के लिए कहो। इसका मरना जरूरी है, वरना हम मारे जाएंगे। तो इस हमले का असली निशाना विक्रम था, पर कौन था जो विक्रम की जान का दुश्मन बन गया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में